और आज की तारीख में तीन ही चीज़ें इस देश में बिकती हैं भैया। पहली चीज़ है मोदी जी बिकते हैं, मोदी जी बिकते हैं, बिकाऊ माल है। दूसरा बिकाऊ माल है मीडिया अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ड्रामा करता रहेगा। और तीसरा बिकाऊ माल है हिंदू मुसलमान, जिसने 2002 के गुजरात दंगे करवाए, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाए, उसमें चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए खुद मान लेने वाले संजीव भट्ट बहुत देर से जेल में गए। मेरा मानना है उनको तो बहुत पहले अंदर डाल देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं संजीव भट्ट को भी पर्सनली जानता हूं, उन्होंने मेरे केस मोदी के खिलाफ कैसे बिगाड़े हैं, वहीं से मुझे ये सारी बातें पता चली। बात आती है डॉक्टर कफील पे, मुसलमान पे। इतने में शायद जवाब मिल गया कि मुसलमान अगर इस देश में अगर सेवा भी करने निकलता है तो वो पॉलिटिकल हो जाता है, वो बात पॉलिटिकल हो जाती है। डॉक्टर कफील जेल में सिर्फ राजनीति के चलते हैं, सिर्फ राजनीति के चलते। वरना एक इंसान जो बच्चों की जान बचाने की मदद करता हो, उसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने चाहिए। उन 10-20% संघियों को उनकी औकात दिखाइए, क्योंकि उनकी औकात कुछ नहीं है। जो औकात है वो आप लोगों की वजह से इस देश की है। प्लीज कम आउट ऑफ दिस फियर, डर से बाहर निकलिए। ये कुछ नहीं कर सकते, आपको डराते हैं आपको डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। आप हर दिन न्यूज़ चैनल ज़रूर देखते होंगे, कई सारे पैनलिस्ट की बातें सुनते होंगे, लेकिन एक जो चेहरा है वो काफ़ी ख़ास है, क्योंकि वो जब बोलते हैं उनके बोल में बहुत ही बेबाकपन होता है। और ये मुझे बिल्कुल कहने में गुरेज़ नहीं है कि मैं उस शख्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा ही बोलना चाहता था, सुनना चाहता था, लेकिन आज वो मेरे साथ हैं और आज उनकी बेबाकपंती से हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यंगिस्तान न्यूज़ में, निशांत वर्मा जी। थैंक यू। फाइनली मैंने आपको ढूंढ निकाला और आपने यही सवाल पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, ये जानने की उत्सुकता थी। थैंक यू, आपका आना शुक्रिया। तो मैं मुंबई से आया हूँ दिल्ली। सबसे पहले तो जब कुछ दिन पहले ये ख़बर चली कि जेएनयू और जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी में जो है अच्छी रैंकिंग आई है और टॉप यूनिवर्सिटी में उनका नाम आ गया है, तो कुछ महीने पहले जो न्यूज़ चैनल्स और जो सरकार के नुमाइंदे उनको जिहादी, आतंकवादी और काफ़ी नामों से पुकार रहे थे, तो अब क्या साबित किया उन्होंने इस देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुक्रिया मुंबई से आने का। और मैं एक बात साफ कर दूं कि जेएनयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस्मानिया, ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ एरिया को आज की जो सरकार है उसमें जो बैठे राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने पर्पसफुली टारगेट किया। चाहे आप जेएनयू को ले लें, चाहे आप एएमयू को ले लें, या फिर मोस्ट रिसेंटली जामिया मिलिया इस्लामिया को देख लें। इसका एक कारण है। बच्चे तो वहाँ खूब पढ़ लिख के बड़े निकलते हैं, और बड़े बड़े पत्रकार जामिया से निकले, बड़े बड़े साइंटिस्ट जेएनयू से निकले, आज भी निकल रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक टारगेट इन लोगों को क्यों किया गया, जेएनयू, जेएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को, एएमयू को? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी आज की है, इसकी एक खासियत है, इसमें अधिकतर नेता जो आपको शीर्ष पे आज बैठे मिल रहे हैं, कुछ अब इस दुनिया में नहीं भी रहे, ये छात्र आंदोलन की बाई प्रोडक्ट हैं। और छात्र आंदोलन की प्रोडक्ट होने के नाते इन्हें पता है कि छात्र शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ के फेंक देती है। आज जो आपका सवाल है कि जेएनयू, एएमयू, जामिया इत्यादि यूनिवर्सिटीज़ को या लोगों को, उनके बच्चों को, उनके शिक्षकों को टारगेट करके मीडिया ने क्यों इतना जहर उगला? क्योंकि मीडिया
पहली बात तो मैं करेक्शन कर दूं अपने शब्दों को, गोदी मीडिया ने इतना क्यों जहर उगला, क्योंकि गोदी मीडिया मोदी जी की सेवा में तल्लीन है और मोदी जी और उनकी भाजपा नहीं चाहती कि छात्र शक्ति दोबारा इस देश में खड़ी हो, और ख़ास करके जब वो राजनीति में शीर्ष पे बैठे हों और सरकार चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए गोदी मीडिया ने इतने बढ़िया स्टूडेंट्स, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इतने कमाल के शिक्षकों तक को बदनाम करने में कोई गुरेज नहीं किया। अंततः मुझे ये समझ में आता है कि आज की तारीख में यदि छात्र शक्ति वापस अपना रंग दिखाए तो मोदी जैसों को तो उखाड़ करके 2 दिन में फेंक दे। चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो दीपक चौरसिया हो, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, ये लोग जो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये मोदी जी के लिए वोट मांगने निकलते हैं। ये सारे के सारे पैसा कमाने निकलते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इस देश के अंदर मीडिया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो बेचता है चीज़ों को, क्योंकि जब बेचते हैं आप तभी आपको पैसा मिलता है। कोई धर्म सेवा तो करने वो लोग निकले नहीं है। और आज की तारीख में 3 ही चीज़ें इस देश में बिकती हैं भैया। पहली चीज़ है मोदी जी बिकते हैं, मोदी जी बिकते हैं, बिकाऊ माल है। दूसरा बिकाऊ माल है मीडिया अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ड्रामा करता रहे तो। और तीसरा बिकाऊ माल है हिंदू मुसलमान। यानी कि इन 3 एजेंडाओं पे अगर कोई भी चैनल अपने आप को एंकर कर दे, यानी कि सुदृढ़ कर दे और वहीं उसी चीज़ पे चलाता रहे, तो ये बिकाऊ माल है, वो बिकेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ये बिकाऊ माल बिक रहा है तो उनकी टीआरपी बढ़ती है, अलबत्त उनको रेवेन्यू मिलती है। अब ऐसा रेवेन्यू मिलने वाला कोई व्यक्ति जो मान लीजिए 100 रुपये रोज़ कमाता था, अब उसको कुछ भी ऐसा करने से 1000-2000 रुपया रोज़ मिलेगा, तो जनाब उसको तो चैन की नींद आएगी, बिना नशा किए वो नशे में सोएगा। तो मैंने आज तक कभी ऐसा सवाल नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, वहाँ के जो आदित्यनाथ जी हैं, जो संकल्प लिया था उन्होंने, क्या संकल्प को निभाया है या फिर उत्तर प्रदेश की हालत सबसे गंभीर है पूरे देश में इस वक्त? देखिए, आपने जो फोकस्ड सवाल किया है योगी आदित्यनाथ पे, तो मैं आपको अपनी ओपिनियन बड़ी क्लियर कर दूं। बहुत मेहनत करी है मोदी जी की छत्र छाया में। मेरा तो हमेशा से एक सवाल रहा है कि इस क्रिमिनल योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो इतने सारे केस पेंडिंग हैं, दर्ज हैं, उसको चलाना कब, फास्ट ट्रैक तो दूर, नॉर्मल कोर्ट में भी कब शुरू करोगे। तो आपकी बात जो है कि इनके जो संकल्प रहे वगैरह, ये राजनीतिक लोग हैं। इस तरीके की राजनीति करने वाले क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों से कम मैं तो अपेक्षा नहीं रखता हूँ, आप लोग भी रखना बंद कर दीजिए। तो सर, मेरे जो 2 सवाल हैं वो ये हैं कि आपसे जुड़े हुए हैं, वो ये कि आपका जीवन जो है ज़्यादातर गुजरात में गुजरा है। आप पर्सनली अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। दूसरा ये कि आपका जो नेटिव प्लेस है वो है गुजरात, आई मीन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको कहा कि जुडिशल सिस्टम करप्ट है या जुडिशल सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उसकी नींव जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जब सरकार के खिलाफ एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट आवाज़ उठाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, कई सालों से वो जेल में बंद है। दूसरा ये कि डॉक्टर कपिल जो पिछले कई बार जेल से छूट चुके हैं फिर जेल में चले गए, और सिर्फ यही वजह थी कि डॉक्टर कपिल ने योगी आदित्यनाथ और जो सेंट्रल की सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया था जिसकी वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम उनको बेल नहीं दे पा रहा है या छोड़ नहीं पा रहा है? क्या वजह है? कौन सा उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, 2 भाग में है और दोनों भाग जो हैं वो उत्तर और दक्षिण हैं। क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जानकारी के हिसाब से संजीव भट्ट को डॉक्टर कफील से नहीं कंपेयर कर सकते हम। जान के बड़ा आपको अजीब लगेगा, जिन लोगों ने प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर नहीं किया, यानी कि फॉलो नहीं किया उनके केसेस को, और जिन लोगों ने 2002 के दंगों और उसके बाद को आज तक अगर सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले सारे मैटर्स, ना सिर्फ एकाध, सारे मैटर्स को अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो उनकी जानकारी के लिए आज मैं एक बात कहूँ, शायद आपको खुलासा लगे। संजीव भट्ट आईपीएस 2002 के दंगे में मोदी की मदद कर रहा था। इस बात को उसने छुपाए रखा और गुजरात के मुसलमानों को उसने अपने सो कॉल्ड कंट्रोल में लेने की कोशिश करी बाद में,
कि देखो भाई मैं तो मोदी के खिलाफ बोलता हूँ। तो 2002 के दंगों के पश्चात जब उसने कई सालों के बाद गुजरात में मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करी कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं मोदी के खिलाफ हूँ, और इसीलिए आपका सवाल भी इसी तरह बेस्ड है कि भाई वो तो मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति था। ये एक झूठ है, ये एक भ्रम है। सच्चाई ये है, और मैं हवा में नहीं कहूँगा, सब चीज़ों का तथ्य है हमारे पास। मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे 2002 में और गुजरात दंगे उनकी छत्र छाया में हुए, उस समय संजीव भट्ट आईपीएस मोदी जी की मदद कर रहा था इन दंगों में। ये बात कहाँ से निकल के आई? कोई न्यूज़पेपर नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब डॉक्टर आर बी श्री कुमार आईपीएस 2002 में तत्कालीन गुजरात के एडिशनल डीजीपी, तब डीजीपी कोई नहीं था जब 2002 के दंगे हुए, एडिशनल डीजीपी थे, उन्होंने एक हलफनामा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था गुजरात 2002 और मोदी के खिलाफ के केसेस के अंदर। उसमें उन्होंने साफ दर्शाया था कि ये वही, और पूरी डिटेल है, लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि संजीव भट्ट जो है वो मोदी की मदद करते थे और उनकी बदौलत ये 2002 के जो दंगे थे उसका पेनिट्रेशन बहुत सही तरीके से किया हिंदुत्ववादियों ने। सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट को नोटिस भेजा था कि इस चीज़ पे आके अपनी सफाई दे। संजीव भट्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कोर्ट के अंदर चलती कोर्ट में इस हलफनामे में बताई हुई बात के बारे में पूछा कि क्या ये सच है। संजीव भट्ट उस बात पे चुप रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। अंततः परेशान होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा, कोर्ट में, चलती कोर्ट में, संजीव भट्ट को कि तुम बताओ भाई कि ये सच है, अगर तुम चुप रहोगे तो हम मानेंगे कि ये सच है। तो भी वो चुप रहे। इसके बाद वो हियरिंग के बाद बाहर आते हैं संजीव भट्ट, और संजीव भट्ट से पूरा मीडिया चिपक के पूछता है कि सर आप चुप क्यों रहे। उनका एक ही लाइन में जवाब था। उनका कहना था कि मैं उस समय जिस पुलिस की पोजीशन पे था, मेरा फर्ज था उस समय नए चीफ मिनिस्टर की मदद करना, ये मेरी नौकरी थी। एक व्यक्ति जिसने 2002 के गुजरात दंगे करवाए, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाए, उसमें चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए खुद मान लेने वाले संजीव भट्ट बहुत देर से जेल में गए। मेरा मानना है उनको तो बहुत पहले अंदर डाल देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं संजीव भट्ट को भी पर्सनली जानता हूं। उन्होंने मेरे केस मोदी के खिलाफ कैसे बिगाड़े हैं, वहीं से मुझे ये सारी बातें पता चली। इसलिए संजीव भट्ट एक दिशा में है, मैं मानता हूं उन्हें जेल में रहना चाहिए। उन्हें इन कर्मों की सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने उस समय के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मदद करी थी 2002 दंगों में, उनके खुद के माने हुए स्टेटमेंट के अनुसार, तो मेरे ख्याल से उन्हें और उनके साथ साथ मोदी को सजा मिलनी चाहिए। बात आती है डॉक्टर कफील पे। मुसलमान हैं वो, इतने में शायद जवाब मिल गया कि मुसलमान अगर इस देश में अगर सेवा भी करने निकलता है तो वो पॉलिटिकल हो जाता है, वो बात पॉलिटिकल हो जाती है। डॉक्टर कफील जेल में सिर्फ राजनीति के चलते हैं, सिर्फ राजनीति के चलते। वरना एक इंसान जो बच्चों की जान बचाने की मदद करता हो, उसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने चाहिए। लेकिन मोदी जी की भाषा में आदित्य योगीनाथ जी तो सिर्फ वैमनस्य की राजनीति करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो डॉक्टर कफील कुमार को तो बस सुप्रीम कोर्ट ही कुछ हेल्प कर सकता है इस मामले में। लेकिन फिर वही बात आती है कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस तथ्य रखता है, उसके आधार पे ही कोर्ट जाएगा। इसीलिए हम कहते आए हैं, कोर्ट को बुरा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सरकार में जो होता है, सरकार में जो बैठे होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। एक बात समझ में आती है हमेशा, जो काम नहीं करता उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, ये उन लोगों के लिए जो गीता पढ़ते हैं।
मोदी जी को बहुत जल्द भगाया जाएगा, भाजपा को उखाड़ा जाएगा, आरएसएस को बैन किया जाएगा। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करवाने वाले लोग, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, उनके लिए कोई जगह नहीं है। और 4 कदम तुम चल के देखो, ये देश कर्नल गद्दाफी बना देगा तुमको। थैंक यू सो मच सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों की देश को बहुत ज़रूरत है, तो जिस तरीके से जिस बेबाकी से आप बात करते रहते हैं मीडिया से, प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और हम ढेर सारी मनोकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। उन 10-20% संघियों को उनकी औकात दिखाइए, क्योंकि उनकी औकात कुछ नहीं है। जो औकात है वो आप लोगों की वजह से इस देश की है। प्लीज कम आउट ऑफ दिस फियर, डर से बाहर निकलिए। ये कुछ नहीं कर सकते, आपको डराते हैं आपको डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, इट वॉज अ प्लेजर।